नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार गोयल एक बार फिर से हूँ आप सभी के साथ। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों के बारे में। महत्वपूर्ण भौतिक राशि बोले तो जैसे द्रव्यमान, भार, घनत्व, तापमान और आपका आयतन। देखिए, सबसे पहले मैं अगर बात करूँ तो हम बात करते हैं द्रव्यमान तथा भार। द्रव्यमान तथा भार। देखिए, द्रव्यमान तथा भार दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। अगर मैं बात करूं द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान किसी भी वस्तु में निहित पदार्थ की कुल मात्रा है। द्रव्यमान क्या है भैया? किसी भी वस्तु में निहित पदार्थ की कुल मात्रा, ठीक है ना, जो कि आपकी हर जगह समान रहेगी। हर जगह कैसी रहेगी? समान रहेगी, ठीक है ना। आप चाहे कोई बॉल है जैसे, चाहे उसको आप पृथ्वी पर रखो तो उसका द्रव्यमान समान रहेगा, चाहे उसको आप चंद्रमा पे लेके जाओ तब भी उसका द्रव्यमान कैसा रहेगा? समान रहेगा। जबकि मैं अगर बात करूँ भार की, मैं अगर बात करता हूँ किसकी? भार की, तो भैया भार क्या है? भार वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय बल को प्रदर्शित करती है, ठीक है ना। भार क्या है? भार वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय बल या गुरुत्वीय बल को क्या करती है? गुरुत्वीय बल को प्रदर्शित करती है। क्या करती है भैया? गुरुत्वीय बल को प्रदर्शित करती, ठीक है ना। अब देखो, कोई वस्तु है जैसे मान के चलो भाई, पहली चीज आपकी समझ में आ गई, द्रव्यमान क्या है, भार क्या है। द्रव्यमान क्या है? किसी भी वस्तु में निहित पदार्थ की कुल मात्रा है जो कि हर जगह समान रहेगी, चाहे आप उस वस्तु को पृथ्वी पर रखो, चाहे उस वस्तु को आप चंद्रमा पर रखो। जबकि भार की यदि बात करें तो भार जो है वो किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल है। यदि आप किसी वस्तु को पृथ्वी पर रखते हो तो उसका भार अलग होगा, यदि उसी वस्तु को आप चंद्रमा पर लेके जा रहे हो तो उसका भार अलग होगा। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई वस्तु है, जैसे मेरे पास कोई बॉल है, ठीक है ना। कोई बॉल है और इस बॉल का जो वजन है वो कितना है? 40 किलोग्राम। कितना है भैया? 40 किलोग्राम। इस बॉल का वजन कितना है? 40 किलोग्राम। यहाँ यह एक बार पृथ्वी पर है और एक बार ये चंद्रमा पर। ठीक है। अगर मैं इसके द्रव्यमान की बात करूं, अगर मैं बॉल के द्रव्यमान की बात करूं तो पृथ्वी पर भी कितना रहेगा? 40 किलोग्राम। यदि मैं चंद्रमा पर इसके द्रव्यमान की बात करूं तो चंद्रमा पर भी इसका द्रव्यमान कितना रहेगा भैया? 40 किलोग्राम। लेकिन यदि मैं पृथ्वी पर इसके भार की बात करूं तो भार को कैलकुलेट करने के लिए मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से? 9.8 से, ठीक है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब पृथ्वी पर जो इसका भार आएगा वो आएगा लगभग 392 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या हम इसको कह सकते हैं 392 न्यूटन। कितना आ गया? 392 न्यूटन। इसी तरह चंद्रमा पर यदि मैं इसका भार कैलकुलेट करूं तो चंद्रमा पर इसका भार कैलकुलेट करने के लिए मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1/6 से, या मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से? 1/6 से। कहने का मतलब यदि चंद्रमा पर मुझे इसका वेट निकालना है तो कितना आएगा? 40 × 9.8 ×
1/6, यानी कि हम कह सकते हैं 392 इंटू 1/6, यानी कि लगभग कितना भार आएगा इसका, 65.33 न्यूटन। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ भैया क्योंकि देखो चंद्रमा का जो भार है वो पृथ्वी से क्या है, कम है, इसलिए वहाँ जो गुरुत्वीय त्वरण है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना होता है, 1/6। कितना होता है, 1/6। तो आप लोगों के समझ में आया भार और द्रव्यमान में अंतर क्या है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भैया घनत्व। सेकंड प्रॉपर्टी हम बात करते हैं घनत्व। घनत्व की बात करते हैं तो भैया घनत्व क्या होता है, हम कह सकते हैं घनत्व का फॉर्मूला अगर हम देखें तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला है। घनत्व का फॉर्मूला होता है घनत्व D, यानी कि घनत्व। घनत्व इक्वल्स टू होता है क्या, द्रव्यमान अपॉन में आयतन। आयतन को B से रिप्रेजेंट करते हैं, द्रव्यमान को M से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो हम इसकी डेफिनेशन कह सकते हैं किसी वस्तु के इकाई आयतन, किसी वस्तु के इकाई आयतन का द्रव्यमान क्या कहलाता है भैया, आपका घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। किसी वस्तु के इकाई आयतन का द्रव्यमान आपका क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। अब इसका भैया इसकी यूनिट देख लेते हैं। अगर इसकी यूनिट की मैं बात करूं तो आपको पता है द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है भैया, किलोग्राम। द्रव्यमान की क्या होती है, किलोग्राम। और आयतन की क्या होती है मीटर क्यूब। क्या होगी भैया, मीटर क्यूब। इसका मतलब हम इसकी यूनिट कह सकते हैं किलोग्राम पर मीटर। ये बात की हमने किसकी, आयतन की। अब देखो फॉर्मूले को यदि हम देखें तो आप कह सकते हो कि यहाँ से डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द्रव्यमान, यहाँ से हम कह सकते हैं डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/, आयतन। यानी कि घनत्व यदि बढ़ेगा तो आपका द्रव्यमान बढ़ेगा, और यदि आपका घनत्व बढ़ेगा तो आयतन क्या होगा, घटेगा। ये हमने बात की भैया घनत्व की। नेक्स्ट हम बात करते हैं तापमान, टेम्परेचर। थर्ड पॉइंट है हमारा तापमान, टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर की बात करें तो तापमान को मापने के लिए अनेक पैमाने यूज में लिए जाते हैं। कई पैमाने यहाँ पे हम यूज़ लेते हैं किसके लिए, तापमान को मापने के लिए, जिसमें आपका सॉरी फर्स्ट जो है उसको हम कहते हैं सेंटीग्रेड पैमाना या फिर सेल्सियस पैमाना। कौन सा कह सकते हैं इसको, सेंटीग्रेड पैमाना, या इसको हम कह सकते हैं सेल्सियस पैमाना। क्या कह सकते हैं इसको, सेल्सियस पैमाना, ठीक है ना। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरा पैमाना हमारा होता है फ़ारेनहाइट पैमाना। कौन सा होता है, फ़ारेनहाइट पैमाना। थर्ड अगर मैं बात करूं तो तीसरा हमारा होता है भैया केल्विन पैमाना। केल्विन पैमाना। और फोर्थ अगर मैं बात करूं तो ये होता है हमारा रोमर पैमाना, ठीक है। अब देखो चारों की हम बात कर लेते हैं। जो हमारा डिग्री सेल्सियस या जो सेंटीग्रेड पैमाना होता है, इस पैमाने में तापमान को 0 से लेके और 100 डिग्री सेल्सियस के मध्य क्या किया जाता है, चिन्हित किया जाता है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 100 डिग्री तक। अब यदि मैं बात करूं जल का हिमांक, सेंटीग्रेड पैमाने में बात करूं जल के हिमांक की, मैं बात करता हूं भैया जल के हिमांक की, तो सेंटीग्रेड पैमाने में जल का जो हिमांक बिंदु होता है, वो जो उनका हिमांक बिंदु होता है कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस।
इसी तरह मैं अगर कमरे के ताप की बात करूँ, सेल्सियस पैमाने में बात करता हूँ कमरे के ताप की, तो वो कितना होगा 25 डिग्री सेल्सियस। यदि मैं मानव शरीर के तापमान की बात करता हूँ तो वो कितना होगा 37 डिग्री सेल्सियस। यदि मैं जल के क्वथनांक बिंदु की बात करूँ तो वो कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस। समझ में आई बात यहाँ तक। आगे हम चलते हैं फ़ारेनहाइट पैमाना। फ़ारेनहाइट पैमाने को हम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यहाँ मैं डिग्री पैमाना या सेल्सियस पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाने के बीच एक रिलेशन जनरेट करूँ तो यहाँ इन दोनों के बीच एक रिलेशन होता है C/5 इज इक्वस टू F-32 डिवाइड बाई 9। अब मुझे यदि 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट पैमाने में कन्वर्ट करना है तो बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा। मुझे इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है और वैल्यूज़ पुट करने के बाद मेरे क्या आ जाएंगे आंसर। देखिए यहाँ से मुझे इस 0 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है किसमें फ़ारेनहाइट में। तो देखो यदि मैं यहाँ C की जगह 0 डिग्री सेल्सियस रखता हूँ तो मेरे पास आएगा C/5 इज इक्वस टू F-32 डिवाइड बाई 9। इसका मतलब यहाँ फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो गया और कितना आ गया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस कन्वर्ट होकर किस में आ गया फ़ारेनहाइट में कितना आ गया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ में आई बात। अब देखिए यहाँ पे इसी तरह से यदि मानव शरीर के टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया जाए तो भैया ये आपका लगभग आता है कितना 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना आता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे अगर हम बात करें 100 डिग्री सेल्सियस को अगर हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना आएगा आपका, ये आपका लगभग आएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ये मैंने कन्वर्ट किससे किए हैं, ये जो फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है इस फार्मूले की हेल्प से मैंने इनको क्या किया आपस में कन्वर्ट किया है। आइए बात करते हैं आगे केल्विन पैमाना। केल्विन पैमाना जो है ये तापमान का एक SI मात्रक है। तापमान का ये SI मात्रक होता है और इसे K के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मैं सेल्सियस और केल्विन के बीच एक संबंध जनरेट करूं तो मुझे संबंध यहाँ मिलता है केल्विन इज इक्वस टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15। ये इन दोनों के बीच एक रिलेशन है और इस रिलेशन की हेल्प से हम डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें केल्विन में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हम देखें तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में दर्शाइए। 25 डिग्री सेल्सियस को किस में दर्शाइए केल्विन में दर्शाइए। तो भैया केल्विन में यदि हमें इसको रिप्रेजेंट करना है तो केल्विन इज इक्वस टू क्या करना पड़ेगा, केल्विन इज इक्वस टू डिग्री कितना दे रखा है 25 डिग्री प्लस 273.15। इसका मतलब केल्विन में अगर हम देखें तो ये लगभग आ जाएगा आपका 298.15 केल्विन। इस तरह से हम डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फोर्थ हम बात करते हैं भैया र्यूमर या रोमर पैमाना। र्यूमर पैमाने में टेम्परेचर को 0 से 80 R तक चिन्हित किया जाता है। आइए बात करते हैं आगे आयतन। फोर्थ जो है हमारा वो है आयतन। देखिए भैया आयतन की अगर बात करें, आयतन के जो मात्रक होते हैं वो लंबाई के मात्रक ही होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं लंबाई को हम किस में देखते हैं, एक तरह से लंबाई की अगर बात करें तो हम सेंटीमीटर मीटर में नापते हैं। तो आयतन के जो मात्रक होते हैं वो लंबाई के ही मात्रक होते हैं, इसलिए
आयतन को SI पद्धति में मीटर क्यूब से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? मीटर क्यूब से दर्शाया जाता है। अब प्रयोगशाला में कम आयतन की वजह से हम यहाँ इसको सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब में दर्शा देते हैं। यदि मैं बात करूं, द्रव के आयतन को लीटर में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? द्रव के आयतन को मीटर में मापा जाता है। तो 1 लीटर यानी कि होगा आपका 1000 ml। क्या होगा? 1000 ml। ये हमने आज बात करी कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।